हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो पॉलीमर केमिस्ट्री की मैंने क्लास ली थी पहले, जो एनसीईआरटी के थ्रू सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे थे। तो टेफ्लॉन और उसके यूजेस तक अपन ने देखा था, उसके आगे अब चलते हैं। उसके बाद में अपने पास नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कंडेंसेशन पॉलीमर और स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। तो आज हम लोग इसको देखने वाले हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर या फिर स्टेप ग्रोथ ग्रोथ पॉलीमर क्या है अपने पास। सबसे पहले इससे शुरुआत करेंगे। तो देखिएगा एनसीईआरटी क्या कहती है, दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन जनरली इन्वॉल्व ए रिपीटेटिव, ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है, रिपीटेटिव कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल, है ना, बाई फंक्शन और ट्राई फंक्शन मोनोमरिक यूनिट्स। अपने पास रिपीटेटिव कंडेंसेशन होता है, रिएक्शन रिपीटेटिव रिएक्शन होती है दो बाई फंक्शन या ट्राई फंक्शन अपने पास मोनोमरिक यूनिट के बीच में। These poly-condensation reaction may result in the loss of some simple molecule as water। यहाँ पे water वगैरह अपने पास बाहर निकलता है, जनरली लॉस ऑफ वाटर होता है अपने पास। एल्कोहल भी अपने पास बाहर निकल सकता है, हाइड्रोजन गैसेस भी बाहर निकल सकते हैं, या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड अपने पास जनरली एज ए लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकल सकता है। एंड लेड भी, पीबी जिसको आप बोलते हैं, टू द फॉर्मेशन ऑफ हाई मोलिकुलर मास कंडेंसेशन पॉलीमर, हाई मोलिकुलर मास कंडेंसेशन पॉलीमर बनाने के लिए सब कुछ होता है। इन दीज रिएक्शन द प्रोडक्ट ऑफ ईच स्टेप इज अगेन ए बाई फंक्शन ग्रुप। अच्छा, प्रोडक्ट में भी अपने पास बाई फंक्शन ग्रुप रहते हैं जनरली अपने पास, बाई फंक्शन स्पीसीज। एंड द सीक्वेंस ऑफ कंडेंसेशन गोज ऑन, ऐसे सीक्वेंस चलती रहती है। सिंस ईच स्टेप produces a distinct functionalized species and is independent of each other, एक दूसरे से ये independent रहते हैं। This process is called as step growth polymerization। This is called step growth polymerization। देखिएगा, रिएक्शन देखेंगे तो अच्छे से समझ आएगा आपको। The formation of टेराइलिन, टेरिलीन जिसको अपन बोलते हैं, टेरिलीन अपने पास ये है। तो टेरिलीन के फॉर्मेशन के लिए, और डेक्रोन जिसको बोला जाता है, टेरिलीन या डेक्रोन, बाय द इंटरेक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। टेरिलीन और डेक्रोन कैसे बनता है? बाय द इंटरेक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड एंड टरथेलिक एसिड, टरथेलिक एसिड। अपने पास इथाइलिन ग्लाइकोल और टरथेलिक एसिड का जो इंटरेक्शन होता है इज एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अब अपने पास यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं, देखिएगा क्या हुआ है किस तरीके से अपने पास। तो एक तो इथाइलिन ग्लाइकोल है ना, तो मैं एक थोड़ी सी स्लाइड ऐड करके भी आपको चीजें लिख के बताता हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ आएंगे आपको। एक लिया हमने इथाइलिन ग्लाइकोल। देखिएगा इथाइलिन ग्लाइकोल बहुत जगह यूज होता है। मेरे पास क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल CH2, यहाँ पे मेरे पास OH है एंड दिस वन इज OH। ये मेरे पास इथाइलिन ग्लाइकोल है, तो एक यूनिट तो ये एल्कोहल वाली रहती है। दूसरी अपने पास है अमीन का कुछ फंक्शनल ग्रुप है, डाइअमीन जिसको अपन बोल सकते हैं, सॉरी ये नहीं, ये वाला इथाइलिन ग्लाइकोल है। इसके बाद में दूसरा है टरथेलिक एसिड। अब टरथेलिक एसिड क्या होता है देखिएगा, ये भी अपने आप में, थोड़ा सा एक मिनट रुकिएगा। हाँ, टरथेलिक एसिड क्या है देखिएगा, दूसरा मेरे पास टरथेलिक एसिड। अब बेंजीन जो रिंग है, इस बेंजीन रिंग के अंदर अपने पास इधर भी COH ग्रुप, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मेरे पास है, और यहाँ पे भी मेरे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, है ना। इधर भी कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड OH, ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका नाम क्या है, टरथेलिक एसिड। तो अगर हम लोग, सॉरी, इसका नाम अपन देखिए टरथेलिक एसिड, ये मेरे पास है टरथेलिक एसिड। और ये मेरे पास क्या था, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो जब हम लोग इथाइलिन ग्लाइकोल और टरथेलिक एसिड को लेते हैं, ये टरथेलिक एसिड है, यहाँ से मेरे पास जो चीज बन के आती है उसका नाम डेक्रोन, या फिर आप बोल सकते हैं टेरिलाइन, टेरिलीन। डेक्रोन या फिर टेरिलीन अपने पास जो बन के आता है, डेक्रोन या फिर टेरिलीन। अब देखिएगा अपने पास बनेगा क्या, किस तरीके से बनेगा। तो आप एक चीज सोच सकते हैं, इधर से ये वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है और इधर मेरे पास ये जो OH ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप, और यहाँ से इसका
अपने पास एल्कोहल, ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल अपन को रिमूव कर देना है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलने के बाद अपने पास जो स्पीसीज बन के आती है, इधर से ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। यहाँ से मैं आगे इसके एरो नीचे की तरफ बना के दिखाता हूँ आप लोगों को, देखिएगा किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे मेरे पास CH2 है, उसके बाद में CH2 है, फिर मेरे पास ऑक्सीजन है, फिर ऑक्सीजन के बाद में C डबल बॉन्ड O है ना, ऑक्सीजन के बाद मेरे पास C डबल बॉन्ड O है, उसके बाद में एक बेंजीन रिंग कनेक्टेड है अपने पास, और इस बेंजीन रिंग के बाद में यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये जो OH है ये आगे दूसरे किसी के साथ कनेक्टेड होगा, तो ये जो C डबल बॉन्ड O जो यूनिट है मेरे पास, ये आगे अपने पास किसी और के साथ कनेक्टेड होगी इस तरीके से, और पीछे मेरे पास जो OH ग्रुप था वो पीछे किसी दूसरे जो टरथेलिक एसिड है उसकी यूनिट के साथ कंबाइन होगा, है ना, दूसरे किसी अपने पास टरथेलिक यूनिट के साथ में कंबाइन होगा, जो कि आप देख भी सकते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी में सेम चीज दिखा रखी है आपके साथ। ये पीछे भी ऑक्सीजन वाला पार्ट और इधर आगे C डबल बॉन्ड वाला पार्ट जो अपने पास है, इतनी यूनिट है, ये रिपीटेटिंग यूनिट रहेगी, ये यूनिट बार बार अपने पास, ये यूनिट बार बार रिपीट होती जाएगी। इसकी n यूनिट अगर हम लोग देखें, मान लो ये भी आपने n टाइम्स ले लिया है, ये भी मेरे पास इथाइलिन ग्लाइकोल भी n है, और मेरे पास टरथेलिक एसिड जो कि अपने पास है, अगर टरथेलिक एसिड का आईयूपीएक नेम लिखने की मैं कोशिश करूं तो मेरे पास इसका आईयूपीएक नेम क्या बन जाएगा, लिखूं तो 1 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 1 4 पे मेरे पास क्या जुड़ा हुआ है देखिएगा, अगर मैं लिखना चाहूँ तो 1 2 3 4, तो अगर इसका आईयूपीएक नेम लिखें तो 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है बेंजीन में, तो 1 4 बेंजीन में अगर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो अपन लिखेंगे बेंजीन, बेंजीन उसमें 1,4 पे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ये अपने पास है। तो इसका आईयूपीएक नेम भी ओइक एसिड वगैरह नहीं लगता है यहाँ पे, है ना, वो आईयूपीएक की आईयूपीएक की कहानी है, वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, बट मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है अपने पास। ये जब जुड़ेगा तो इसको अपन बोलते हैं टेरिलीन या फिर डेक्रोन। इसका नाम क्या है मेरे पास, इसका नाम है, या तो आप बोल सकते हैं टेरिलीन, टेरिलीन, या आप क्या बोलो इसको, डेक्रोन, डेक्रोन नाम है, टेरिलीन या फिर डेक्रोन। ये है किस टाइप का मेरे पास, ये कंडेंसेशन पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट है, कंडेंसेशन मैकेनिज्म से बना हुआ मेरे पास, और वो भी अपने पास अगर बोले तो कौन सा कंडेंसेशन, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, मतलब प्रोडक्ट में भी मेरे पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, दो या दो से ज्यादा टाइप के फंक्शनल ग्रुप है इस तरीके से। आप देखेंगे एक बीच में यहाँ पे एल्कोहल और एसिड के मिलने से, आपको पता है एल्कोहल और एसिड जब मिलते हैं तो एस्टर बनता है, तो यहाँ पे मेरे पास एस्टर फंक्शनल ग्रुप बन चुका है एक। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये जो बीच में फंक्शनल ग्रुप है, ये मेरे पास एस्टर फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर, है ना, कैसा फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर, तो एस्टर फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर एक। तो बाकी एल्कोहल अब रहेंगे नहीं, ईथर की टाइप में आगे चलता जाएगा, और इधर से मेरे पास कीटोनिक, अगर आप देखेंगे इसमें टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप की बात करूं तो एस्टर है मेरे पास। दूसरा आप अगर यहाँ से चेक करेंगे, सॉरी, दूसरा अगर आप यहाँ से ये वाला चेक करेंगे, ये मेरे पास कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, ये मेरे पास कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, ये कीटोन है अपने पास। और अगर मैं अगला देखूं तो ये इधर से अपने पास क्या है, ईथर फंक्शनल ग्रुप है, ये आगे जब किसी के साथ कनेक्टेड होगा तो ये अपने पास क्या बनेगा, ईथर फंक्शनल ग्रुप बन रहा है। तो एक मेरे पास ये ईथर फंक्शनल ग्रुप बन के आ रहा है, ईथर, ठीक है, ईथर। तो 3 टाइप के, अगर आपको पूछ लिया जाए कि हाउ मेनी टाइप ऑफ, लेट अस सपोज आपसे एक क्वेश्चन ऐसे आ गया कि टेरिलीन या जो डेक्रोन है वो कंडेंसेशन पॉलीमर तो है, ठीक है, स्टेप ग्रोथ कंडेंसेशन पॉलीमर तो है, लेकिन इसमें टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेरिलीन या डेक्रोन में 3 टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, 3 टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन डेक्रोन। डेक्रोन के अंदर 3 टाइप के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है मेरे पास, ठीक है। एक ये भी यहाँ से क्वेश्चन आप सोच सकते हैं, क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है इस तरीके से, कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप है और कौन कौन से हैं, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो यहाँ पे 3 टाइप के कौन कौन से हैं मेरे पास। तो मेरे पास एक है ईथर फंक्शनल ग्रुप है, दूसरा मेरे पास है एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, और तीसरा अपने पास है कीटोन फंक्शनल ग्रुप। ये 3 टाइप के मेरे पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं यहाँ पे, ठीक है, 3 टाइप के मेरे पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं यहाँ पे।
ये 3 फंक्शनल ग्रुप अपने पास यहाँ पे प्रेजेंट है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। चलिए यहाँ पे आगे चलते हैं अपन थोड़ा सा। ये 3 टाइप के फंक्शन ग्रुप आप ध्यान रखेंगे। तो आई थिंक टेरिलीन या डेक्लोन किस तरीके से बनता है अपने पास, पॉलीमराइजेशन किस तरीके से होता है, ये चीज़ आपको समझ आई, यहाँ पे भी लिखी हुई है। फिर अगला है मेरे पास स्टेप ग्रोथ पॉलीमर के बाद में अगला है मेरे पास पॉली अमाइड। अब पॉली अमाइड क्या होते हैं, अमाइड भी अपने पास पॉलीमर बनाते हैं, तो पॉली अमाइड क्या होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे दीज थोड़ा सा एक बार एनसीईआरटी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं अपन, है ना। सम इम्पोर्टेंट कंडेंसेशन पॉलीमर ही है अपने पास। तो उसमें एक टाइप अपन ने ये देखा स्टेप ग्रोथ वाला, और दूसरा अपन अब अमाइड के बारे में देखने वाले हैं। तो अमाइड में क्या है देखिएगा, दीज पॉलीमर पजेसिंग अमाइड लिंकेज, इनमें क्या होती है, अमाइड लिंकेज होती है भाई साहब, ये पजेसिंग अमाइड लिंकेज आर इम्पोर्टेंट होती है बिल्कुल। एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर, इसका एग्जाम्पल क्या है, सिंथेटिक फाइबर अपने पास है, एंड आर टर्म्ड एज नाइलोन। सिंथेटिक फाइबर, नाइलोन अपने पास क्या है, एक टाइप का सिंथेटिक फाइबर है। अब नाइलोन भी यहाँ पर 6 देखने वाले हैं, नाइलोन 6 अलग है, नाइलोन 6 अलग है। द जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंसिस्ट ऑफ द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ डाइअमीन। किसका कंडेंसेशन होता है देखिएगा एक बार, डाइअमीन विद डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और कंडेंसेशन ऑफ अमीनो एसिड या फिर अमीनो एसिड और देयर लेक्टेम्स। अब लेक्टेम्स क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। एक्चुअल में जो अमीनो एसिड होते हैं उनसे ही इजाद करके एक नई स्पीसीज बनाई जाती है लेक्टेम, उसको भी बताएंगे आपको ना। तो यहाँ पे एक चीज काम करते हैं, पीछे वाली अपने पास स्लाइड ठीक से ऐड हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज मैं आपको स्लाइड ऐड करके और बताता हूँ, इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और अपन लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा नाइलॉन 6 के बारे में ध्यान रखिएगा, ये अपने पास एक टाइप का अमाइड लिंकेज रहती है इसके अंदर, और सिंथेटिक फाइबर है ना, जिसको अपन नाइलॉन बोलते हैं। अब नाइलॉन में भी पहला पार्ट है मेरे पास नाइलॉन 6, सिंथेटिक फाइबर में नाइलॉन जो है उसमें पहला पार्ट है नाइलॉन 6। ये कैसे प्रिपेयर्ड होता है इसको देखिएगा एक बार, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ हेक्सामिथाइल मिथाइलिन डाइएमीन। हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन अगर लेते हैं अपन लोग एक, तो विद एडिपिक एसिड के साथ में अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर कंडीशन रखते हैं अपन, ठीक है। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर कंडीशन रखते हैं। देखिएगा हो क्या रहा है मेरे पास, एक तो अपन ने लिया एडिपिक एसिड। अगर आपको याद है तो मैंने ओमस गैप करके आपको एक ट्रिक बताई थी। तो CH2 अपने पास है, और इस CH2 का एडिपिक OMSGAP इस तरीके से अपन ने पढ़ा था। तो ऑक्जेलिक एसिड में एक CH2 यूनिट होती है, सॉरी 0 CH2 यूनिट होती है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, 4 इस तरीके से। तो एडिपिक एसिड में मेरे पास 4 CH2 यूनिट होगी बीच में, ठीक है। एडिपिक एसिड में मेरे पास 4 CH2 यूनिट होगी बीच के अंदर। तो वहाँ पे सॉरी अगर मैं देखूँ यहाँ पे देखिएगा, सॉरी यस, हाँ। तो CH2 का होल 4 मेरे पास है, और यहाँ पे COOH डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इधर मेरे पास फिर से COOH, और इधर फिर से मेरे पास COOH है मेरे पास। ये है अपने पास, अगर अपन लिखना चाहें इस तरीके से COOH, ये मेरे पास है। ये एडिपिक एसिड है, दिस इज आवर एडिपिक एसिड, तो एडिपिक एसिड के साथ में हमने क्या मतलब मिक्स करा है, एडिपिक एसिड के साथ में क्या करा अपन ने, तो एडिपिक एसिड के साथ में अपन ने लिया है जो डाइएमीन लिया है, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन, मतलब 6 अपने पास मिथाइलिन यूनिट, 6 कार्बन है बीच में। तो CH2 का होल N, और यहाँ पे CH2 का होल N के साथ में इधर अपने पास NH2 यूनिट है, होल N की जगह होल 6 ले लेते हैं अपन, 6 है। तो हेक्सा के लिए NH2 है यहाँ पे, और इधर भी मेरे पास क्या है, NH2 है। देखिएगा चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा आप, मेरे पास दोनों तरफ NH2 यूनिट है। ये क्या है, हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन, क्या नाम बोलेंगे इसका, हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन, हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन। अब अगर ये दोनों मिक्स होंगी तो क्या बनेगा मेरे पास, देखिएगा हेक्सा है, आई थिंक आपको यहाँ से क्लियरिटी आ रही होगी, ये हेक्सा है मेरे पास, हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन, ठीक है। अब ये जब दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे देखिएगा तो बनेगा क्या, पक्का यहाँ पे अपने पास क्या होना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर अमाइन को आप जोड़ेंगे तो पक्का ही अमाइड बनेगा, सॉरी
कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपसे कहूँ मैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में अगर आप अमाइन जोड़ेंगे, NH2 ऐड करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, इधर से 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, इधर से OH, और ये बाहर, सॉरी, एक हाइड्रोजन इधर से, एक OH, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक OH निकल के वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा डायरेक्टली, आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। और अपने पास क्या बनने वाला है, अमाइड बनने वाला है। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है, अमाइड बनेगा। अब एक तरफ तो मेरे पास क्या रह जाएगा, अब नाइट्रोजन वाली यूनिट रह जाएगी, एक तरफ C डबल बॉन्ड वाली यूनिट रह जाएगी। तो मेरे पास बन क्या जाएगा, इसका पॉलीमर क्या बनेगा, इसकी भी मान लो मेरे पास N यूनिट है, इसकी भी मान लेते हैं मेरे पास N यूनिट जुड़ी है, इसकी भी N यूनिट जुड़ी है। तो ये मिलके क्या बना लेंगे, देखिएगा मिलके क्या बना लेंगे मेरे पास, ये मिलके दोनों अपने पास बना लेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालना आपको, OH और इधर से H, तो एक तो अमाइड बन जाना अपने पास C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे मेरे पास, और उसके बाद में NH, और फिर अपने पास है CH2 का होल 6, राइट, और अपने पास फिर NH2 इधर है, फिर अपने पास इधर क्या है मेरे पास, एक कार्बन है, एक कार्बन है यहाँ पे, है ना, सॉरी कार्बन एक नहीं 4 कार्बन है, C डबल बॉन्ड हो गया, इधर मेरे पास 4 कार्बन प्रेजेंट है, CH2 का होल 4 प्रेजेंट है। फिर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है पीछे किसी दूसरे अमाइड के साथ में जुड़ेगा, तो इस तरीके से मैं लिंकेज दिखा सकता हूँ, ऐसे मैं लिंकेज दिखा सकता हूँ इसके ना, सॉरी, ऐसे मैं इसकी लिंकेज दिखा सकता हूँ, इस तरीके से मेरे पास लिंकेज होगी। और इधर जो अपने पास NH2 वाला पार्ट है, उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन ये रिमूव होगी, NH वाला पार्ट है, ये आगे अपने पास लिंकेज करेगा इस तरीके से। ओपन वैलेंसी अपन यहाँ पे छोड़ देते हैं ताकि ये आगे किसी के साथ लिंकेज कर सके, ठीक है, यहाँ पे ओपन वैलेंसी हम लोग छोड़ देते हैं ताकि आगे किसी के साथ लिंकेज ये कर सके। इस तरीके से अपने पास ये सिस्टम जो है वो बन जाएगा, राइट। ऐसे ये बन जाएगा अपने पास, N यूनिट इसकी जुड़ जाएंगी, है ना, इसकी N यूनिट ऐड हो जाएंगी इसके साथ में। तो ये मेरे पास जो एक नाइट्रोजन वाला पार्ट है, ठीक है, बीच में अपने पास अमाइड बन गया, और इधर अपने पास C डबल बॉन्ड वाली यूनिट है, इसको अपन बोलते हैं नाइलॉन 66। इसका नाम क्या है, नाइलॉन 66, और वाटर मॉलिक्यूल अपने पास एक बाहर निकल चुका है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल चुका है, क्या नाम है इसका, नाइलॉन 66। ये है मेरे पास नाइलॉन 66 नहीं बोलना है, 6,6 है। अब 6,6 इसको क्यों बोला गया, देखिएगा, अब एडीपिक एसिड में देखेंगे टोटल कार्बन मेरे पास है 6, है ना, टोटल कार्बन कितने, 6 है एडीपिक एसिड के अंदर। और अगर मैं बात करूं हेक्सामिथाइल, सॉरी हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन, इसमें भी टोटल कार्बन मेरे पास कितने हैं, 6। तो दोनों में 6 कार्बन है, इसलिए इसका नाम रखा है नाइलॉन 66, ठीक है। अब नाइलॉन के पीछे तो देखिए कुछ कहानी अलग हो सकती है मे बी, और थोड़ा सा वाटर मॉलिक्यूल अपने पास यहाँ पे कंडेंसेशन हुआ है, तो कंडेंसेशन हुआ तो पक्का ही आपको थोड़ा सा टेम्परेचर तो हाई चाहिए होगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा अपने पास कैसा है, हाई टेम्परेचर ही हमने यूज करा हुआ है। तो अगर मैं टेम्परेचर की कहानी आपसे और डिस्कस करूँ यहाँ पे, है ना, तो टेम्परेचर अपने पास थोड़ा सा हीटिंग रखा हुआ है, यहाँ पे हीटिंग की कंडीशन है। और एग्जैक्ट टेम्परेचर की बात करें तो 553 केल्विन, और हाई प्रेशर 553 केल्विन, क्योंकि कंडेंसेशन प्रोसेस जो आपको पता है नॉर्मल टेम्परेचर पे होता ही नहीं है, और हाई प्रेशर यहाँ पे यूज करा गया है, हाई प्रेशर यहाँ पे यूज करा गया है, साथ में प्रेशर भी हाई यूज करा गया है, ठीक है। ये अपने पास एक पॉइंट हो गया। तो ये नाइलॉन 66 के बारे में बात होगी, हाई प्रेशर अपने पास है, हाई प्रेशर यूज करा गया, ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। तो नाइलॉन 66 के बारे में और क्या कहते हैं, देखिएगा एनसीईआरटी क्या कहती है अपने को, नाइलॉन 66 इज फाइबर फॉर्मिंग सॉलिड, ये अपने पास फाइबर फॉर्म करने वाला सॉलिड है। इट पजेस हाई टेंसाइल, इसके अंदर क्या क्या है अपने पास, इट पजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है अपने पास, है ना। कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। These strong forces also lead to the close packing of chain, chain की अपने पास यहाँ पे close packing जनरली अपने पास देखने को मिलती है, and thus impart of crystalline nature, ये अपने पास crystalline nature मतलब solidic form में मिलता है अपने को, crystalline nature इसका देखने को मिलता है। अब नाइलॉन 66 के यूजेस आप देख लीजिएगा, वापस से ऊपर वाली लाइनें हम लोग रीड आउट करेंगे, समझेंगे। तो नाइलॉन 66 यूज्ड इन मेकिंग सीट बनाने में काम आता है, ब्रिस्टल्स फॉर ब्रेसेस, जो ब्रेसेस हैं उनके ब्रिस्टल के लिए काम आता है, एंड इन
टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है अपने पास, अगर टेक्सटाइल का एक अलग से ब्रांच होती है बीटेक के अंदर, अगर आपने नाम सुना तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसको नाइलॉन 6 को हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं। तो शीट्स बनाने के लिए इम्पोर्टेंट बात है अपने पास, ब्रिस्टल्स फॉर ब्रशेस के लिए, ब्रशेस के ब्रिस्टल बनाने के लिए, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका काफ़ी यूजेस हैं अपने पास। ठीक है, ये नाइलॉन 6 के बारे में हो गया। एक बार फिर से अपन देख लेंगे। पहली बात, क्वेश्चन आपसे फॉर्म हो सकता है नाइलॉन 6 कैसे बनता है। तो नाइलॉन 6 मेरे पास एक कंडेंसेशन पॉलीमर है, और ये अपने पास हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे बनता है। कैसे बनता है, हम लोग डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाई अमीन यूनिट लेते हैं। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में जनरली एडिपिक एसिड, और साइड में अपन हेक्सामिथाइलिन अपने पास, और 1,6 पे डाई अमीन है अपने पास। अगर इसका आयुपेक नेम भी लिखने की कोशिश करूंगा तो क्या नाम है इसका आयुपेक नेम, अगर मैं लिखूंगा तो हेक्सामिथाइलिन, इसका आयुपेक नेम है हेक्सामिथाइलिन 1,6 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, और डाई ओइक एसिड, डाई ओइक एसिड, डाई ओइक एसिड अपने पास यहाँ पे आ जाएगा। ये इसका आयुपेक नेम भी आप लिख सकते हैं, डाई ओइक एसिड अपने पास बन जाएगा। ठीक है, डाई ओइक एसिड अपने पास बन जाएगा। ठीक बात है, बिल्कुल सही है। इसका यूजेस देख लीजिएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है अपने पास, और बाकी तो ऐसे कुछ खास है नहीं। हम लोग जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे इसके बाद। इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग कैप्रोलेक्टम, ये बनता कैसे है, तो अगर हम लोग कैप्रोलेक्टम को हीटिंग कैप्रोलेक्टम विद वाटर एट हाई टेम्परेचर, अगर कैप्रोलेक्टम को हम लोग वाटर के साथ हाई टेम्परेचर पे हीट कर दें तब आपको नाइलॉन 6 बनता है। दूसरा पॉइंट अपने पास नाइलॉन 6 के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। नाइलॉन 6 तो अपना हो गया, जिसमें हेक्सामिथाइलिन डाइओइक एसिड जो 1,6 डाइओइक एसिड रहता है, और दूसरा अपने पास डाई अमीन है ना यार, ये तो सॉरी माय फॉल्ट, ये डाई अमीन है, तो अमीन है ना, डाई अमीन है। ठीक है, ये तो डाई अमीन है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, अब मैं बात कर रहा था आपसे कि नाइलॉन 6 के बारे में। तो नाइलॉन 6 के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे, इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग कैप्रोलेक्टम विद वाटर एट ए हाई टेम्परेचर। तो कैप्रोलेक्टम के और उसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखिएगा, रीड आउट करते हैं अपन। ये मेरे पास कैप्रोलेक्टम है। कैप्रोलेक्टम देखिएगा, कैप्रोलेक्टम की स्ट्रक्चर भी अलग से देख सकते हैं अपन। अगर मैं बताऊं तो आपको कैप्रोलेक्टम क्या है, मेरे पास थोड़ी सी स्ट्रक्चर देखिएगा। एक कार्बन, यहाँ पे अगर टोटल बात करूं मैं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, 6 कार्बन, टोटल 6 कार्बन है कैप्रोलेक्टम के अंदर। तो अगर आपसे पूछा जाए कैप्रोलेक्टम के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है। और फंक्शनल ग्रुप की बात करूं मैं यहाँ पे, कौन से टाइप का फंक्शनल ग्रुप है, तो मेरे पास अमाइड फंक्शनल ग्रुप है, वो भी साइक्लिक अमाइड है। अमाइड कौन सा अपने पास, साइक्लिक अमाइड है। तो कैप्रोलेक्टम में मेरे पास एक तो साइक्लिक अमाइड होता है, साइक्लिक अमाइड, एक तो साइक्लिक अमाइड फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है जी, साइक्लिक अमाइड फंक्शनल ग्रुप है। अब साइक्लिक अमाइड को अगर हम लोग हाई टेम्परेचर पे वाटर के साथ में हाई टेम्परेचर पे हीट करें तो अपने पास क्या होगा, देखिएगा। ये कैप्रोलेक्टम जो है, ये अपने पास बीच के जो 5 कार्बन है वो तो एक साथ रहेंगे। अब वाटर के साथ होगा क्या, मेरे पास वाटर की प्रेजेंस में ये जो पूरी की पूरी चीज है ये डिग्रेडेबल हो जाएगी। डिग्रेडेबल मतलब ये है, ये अपने पास टूट के जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो ओपन चेन बन जाएगा। किस तरीके से बन जाएगा तो वो अपन यहाँ पे समझते हैं, इसका मैकेनिज्म देखने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं, है ना, थोड़ी सी कोशिश करते हैं। देखिएगा, तो अगर मैं नाइलॉन 6 के बारे में थोड़ा सा मैकेनिज्म अगर आपको मैं दिखाऊं, देखिएगा कैसे है मेरे पास। यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ इसकी, है ना, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है अपने पास, स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाता हूँ। तो 7 मेंबर्ड रिंग है मेरे पास, टोटल 5 टोटल अगर अपने पास कार्बन की बात करें तो टोटल अपने पास कार्बन कितने थे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन थे, एक NH यूनिट है बीच में। तो आप 7 मेंबर्ड की इस तरीके से एक रिंग बनाइएगा। ये मेरे पास 7 मेंबर्ड इस तरीके से रिंग हो चुकी है। ये मेरे पास 7 मेंबर्ड रिंग है। अगर मैं देखूँ थोड़ा अच्छे से बनाते हैं 7 मेंबर्ड रिंग को, है ना, क्योंकि कैप्रोलेक्टम है, इज्जत तो देनी पड़ेगी भाई साहब। अगर इसकी इज्जत नहीं करी तो ये अपनी इज्जत नहीं करेगा ना। तो कैप्रोलेक्टम की 7 मेंबर्ड अपन रिंग बनाते हैं यहाँ पे, बिल्कुल बनाते हैं। ये लीजिएगा, ये अपने पास आ गया 6, और ये इस तरीके से है मेरे पास, ये इस तरीके से है मेरे पास, और ये इस तरीके से, ठीक है, ये ऐसे है। हाँ, अब देखिएगा यहाँ पे अपने पास
NH है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, और उस पर मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है मेरे पास, और टोटल अपने पास बाकी जो है वो भी कार्बन है। ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर ये है अपने पास, अमाइड जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर इस तरीके से। इसका नाम ध्यान रखेंगे, क्या बोलते हैं इसको, कैप्रोलेक्टम। क्या नाम है इसका, कैप्रोलेक्टम। और साइक्लिक अमाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इसके अंदर, कैप्रोलेक्टम। और इसके अंदर अपने पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, साइक्लिक अमाइड। साइक्लिक अमाइड है मेरे पास फंक्शनल ग्रुप, साइक्लिक अमाइड फंक्शनल ग्रुप है, राइट, साइक्लिक अमाइड फंक्शनल ग्रुप है, साइक्लिक अमाइड है, कैप्रोलेक्टम इसका नाम है। अगर हम लोग इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ में, वाटर के साथ में, इसको हीट कर रहे हैं, बस वाटर के साथ में हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे वाटर के साथ में। अब वाटर देखिएगा, आप बताओ, थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप जानते हैं, तो वाटर क्या कर सकता है, वाटर काम कर सकता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो भी ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर प्रेजेंट है, वो ऑक्सीजन के लोन पेयर अपने पास यहाँ पे अटैक करने जाएंगे, किस पे, इस वाले सेंटर पे, इस सेंटर पे अटैक करने जाएंगे, इस तरीके से अटैक करेंगे, ये वाला बॉन्ड इस तरीके से ओपन कर देंगे ना, नाइट्रोजन सेंटर इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, अगर हम लोग इस तरीके से अटैक करवाएंगे तो आप बिल्कुल देख सकते हैं ऐसे अटैक होगा अपने पास, राइट। तो पहले तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में अपने पास आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, यहाँ पे एक कार्बन है जिसपे C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे OH आ गया, और इधर से बीच में 5 कार्बन है, तो CH2 का होल 5 मैं लिख सकता हूँ, और इस साइड में मेरे पास NH2 आ जाएगा। तो पहली बात तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में बन जाएगा। फिर इसके N यूनिट अगर अपने पास जुड़ेंगे, सॉरी, इसकी N यूनिट अपने पास जुड़ेंगी तो क्या होगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरे मतलब इसकी एक यूनिट, 2 यूनिट जोड़ के मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे N यूनिट जुड़ेंगी तो होगा क्या, बस यही चीज रिपीट होती जाएगी। ये H2 जो वाला जो पार्ट है पीछे से कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जुड़ जाएगा, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइन के साथ जुड़ जाएगा अपने पास। तो इस तरीके से इसकी N यूनिट जुड़ेंगी। तो जब N यूनिट जुड़ेंगी अपने पास, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है ये तो हट जाएगा, क्योंकि ये तो अपने पास पॉलीमराइजेशन में जाएगा इस तरीके से। और पीछे अगर मैं देखूं तो पीछे अपने पास क्या है, ये जो NH वाला पार्ट है, ये जो NH वाला पार्ट है, ये भी अपने पास इस तरीके से ओपन रह जाएगा। ये मेरे पास बन के आ जाएगा, ये मेरे पास बन के आ जाएगा, है ना। इसकी N यूनिट इस तरीके से एक साथ जुड़ जाएंगी, राइट। अब अगर आपसे पूछा है इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, तो अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक तो अमीन फंक्शनल ग्रुप है मेरे पास, एक तो यहाँ पे अमीन फंक्शनल ग्रुप है, और वो भी कौन सा है, सेकेंडरी अमीन है। यहाँ पे कौन सा अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है। एक तो सेकेंडरी अमीन है मेरे पास यहाँ पे इसमें। दूसरा अगर आप देखें तो यहाँ पे एक कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। ये 2 टाइप के फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहे हैं, कीटोन है, एक मेरे पास साइक्लिक अमीन है। जब शुरुआत करी थी तो अमाइड था, एक फंक्शनल ग्रुप था, एंडिंग में अपने पास 2 फंक्शनल ग्रुप आ चुका है, एक तो कीटोन है और एक अपने पास सेकेंडरी अमाइन है, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेरे पास नाइलोन 6, नाइलोन 6। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर पीछे वाले क्वेश्चन में तो उसका नाम नाइलोन 6 था, इसका नाम नाइलोन 6 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 यूनिट नहीं जुड़ी है, एक ही अपने पास कैप्रोलेक्टम की यूनिट थी जिसको अपन ने हीट कराया, और वहां से मेरे पास पॉलीमराइजेशन हुआ है। और कैप्रोलेक्टम के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन सिर्फ 6 थे। तो कैप्रोलेक्टम इसकी मोनोमरिक यूनिट है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मोनोमरिक यूनिट ऑफ नाइलोन 6 ना, व्हाट इज द मोनो, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द मोनोमरिक यूनिट ऑफ नाइलोन 6, आप क्या बोलेंगे, कैप्रोलेक्टम। व्हाट इज द मोनोमरिक यूनिट ऑफ नाइलोन 6, नाइलोन 6 की मोनोमरिक यूनिट क्या है। तो आप क्या बोलेंगे, आंसर क्या बोलेंगे, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, आंसर क्या बोलेंगे आप बोलेंगे कैप्रोलेक्टम। कैप्रोलेक्टम 7 मेंबर्ड अपने पास अमाइडिक लिंकेज होती है, कैप्रोलेक्टम, कैप्रोलेक्टम, ठीक है। अमाइड अपने पास साइक्लिक अमाइड होते हैं, तो कैप्रोलेक्टम इसको अपन बोल दिए, ठीक बात है। चलिएगा, आई थिंक इतनी बातें आपको समझ आ चुकी हैं। नाइलोन 6 है यहाँ पे, नाइलोन 6, ठीक है, यहाँ पे नाइलोन 6 है। चलिए, आई थिंक इतनी बातें आपको समझ आ चुकी हैं। आगे चलते हैं, कैप्रोलेक्टम के कुछ यूजेस के बारे में बातें कर लेते हैं अपन।
और सॉरी कैप्रोलेक्टम नहीं, नाइलॉन 6 के बारे में। तो नाइलॉन 6 इज द यूज फॉर द मैन्युफैक्चर्ड ऑफ टायर। तो आपसे ये क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ से बन सकता है, नाइलॉन 6 के जैसा नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है। टायर के मैन्युफैक्चर में यूज किया जाता है इसको, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर कॉर्ड्स फैब्रिक्स एंड रोप्स। रस्सियां जो है अपने पास फैब्रिक जो है उनके लिए यूज किया जाता है, फैब्रिक रोप्स एंड टायर कॉर्ड्स के यूज किया जाता है। फिर अगली चीज है मेरे पास पॉलिएस्टर। तो अब एक काम करता हूँ, आपको कैप्रोलेक्टम और उससे ऊपर हमने ये देखा था नाइलॉन 6 तो नाइलॉन 6 उसके बाद में अपने पास है कैप्रोलेक्टम। ठीक है, इसके बाद में ये कैप्रोलेक्टम, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही तरीके से लिखा हुआ अपने पास। अब है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर के बारे में क्या है देखिएगा, पॉलिएस्टर जिस आपने नाम भी सुना होगा, पॉलिएस्टर के कपड़े होते हैं ना, पॉलिएस्टर पॉलिएस्टर सुना होगा अपने घरों में ना, अपने मम्मी लोग या जो जो भी होते हैं, जो लेडीज डिपार्टमेंट है, पॉलिएस्टर के बारे में बात करते हैं कि हमारी जो लुगड़ी है, जो पहनावा है, उसमें पॉलिएस्टर यूज करते हैं। तो दीज आर द पोली कंडेंसेशन, पॉलिएस्टर अब है क्या आप देखिएगा, these are the poly condensation product of डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के अपने पास कंडेंसेशन या यूं कहें तो पोली कंडेंसेशन प्रोडक्ट है एंड डाइओल्स। एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होगा, एक डाइओल्स होगा। डेक्रोन एंड टेरिलीन इज द बेस्ट नोन एग्जांपल ऑफ पॉलिएस्टर। तो ये अपने पास पॉलिएस्टर मतलब मेनी टाइप ऑफ बहुत सारे एस्टर फंक्शन ग्रुप रहते हैं अब इसमें। तो अभी ऊपर जो हमने पढ़ा था डेक्रोन या फिर टेरिलीन जो है, वो अपने पास बढ़िया एग्जांपल है एक पॉलिएस्टर का, है ना, पॉलिएस्टर का एग्जांपल है। इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टरथेलिक एसिड। जो हमने पहले भी देख लिया है कि डेक्रोन कैसे बनता है, तो अपने पास इथाइलिन ग्लाइकोल और अपने पास जो टरथेलिक एसिड है उससे बनता है। एट 420 केल्विन, ये टेम्परेचर कंडीशन दे रखी है, 460 केल्विन, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एसीटेट एंटीमनी ट्राई ऑक्साइड कैटेलिस्ट। ये इंपॉर्टेंट है अपने पास, जब डेक्रोन या जो टेरिलीन बनता है उसमें कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं अपन, है ना, तो जिंक एसीटेट एंटीमनी ट्राई ऑक्साइड, है ना, जिंक एसीटेट, ध्यान रखिएगा इस नाम को पूछा जा सकता है, जिंक एसीटेट एंटीमनी ट्राई ऑक्साइड, एंटीमनी ट्राई ऑक्साइड, ये मेरे पास यूज किया जाता है किस काम में, ये अपने पास यूज लिया जाता है जब हम लोग फॉर्मेशन करते हैं टेरिलीन या डेक्रोन की, है ना, एंटीमनी ट्राई ऑक्साइड अपने पास ये यूज किया जाता है। यहाँ पे ये चीज एक्स्ट्रा लगी है, इसको हटा देते हैं। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। डेक्रोन फाइबर टेरिलीन इज increase resistance and is used in blending with cotton। इसका यूज क्या है ये भी देखिएगा, यूजेस से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो used in the blending with cotton and wool fibers and also glass reinforcing material। देखिएगा ये यूजेस थोड़े से याद रखने डिफिकल्ट है, बट इधर से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो blending with cotton and wool fibers and also as a glass रेनफोर्सिंग मटेरियल इन सेफ्टी हेलमेट, हेलमेट्स वगैरह में सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है इनको। ठीक है, टेरिलीन या डेक्रोन जो पॉलिएस्टर कंपाउंड होता है, इसका यूजेस दे रखा है अपने पास, डेक्रोन के यूजेस दे रखे हैं। फिर अगला है मेरे पास फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर, जिसको अपन बेकेलाइट एंड रिलेटेड पॉली जो अपने पास पॉलीमर्स है वो। तो बेकेलाइट के बारे में ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है अपने पास। बेकेलाइट बनता कैसे है, बेकेलाइट मेरे पास बनता है फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर है अपने पास, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड का पॉलीमर है बेकेलाइट जो अपने पास है। एक आपने लिया फिनोल, एक फॉर्मेल्डिहाइड। जब फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड अगर हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, या तो एसिडिक या तो बेसिक, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन रखी जाती है यहाँ पे, दोनों ही सूटेबल होती है, एसिडिक या बेसिक, अपन दोनों में से कोई एक कंडीशन ले लेते हैं। अब होगा क्या, मेरे पास फिनोल है, इधर एल्डिहाइड है। हमको अच्छे से पता है कि एल्डिहाइड में जो कार्बन सेंटर है वो मेरे पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, राइट, यहाँ पे कार्बन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। और फिनोल का जो OH वाला फंक्शन ग्रुप है, ये बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है, अपना प्लस एम इफेक्ट दिखा रहा है, प्लस एम पावर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है। तो ये जनरली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है अपने पास। तो यहाँ से मेरे पास होता क्या है, ऑर्थो पोजिशन पे ये
ऑर्थो पोजीशन से ये एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप पे अटैक करता है और यहाँ पे CH2OH अपने पास ऐड हो जाता है। साइड में अपने पास दूसरा साइड प्रोडक्ट क्या होता है, एक पैरा पे भी ऐड हो जाता है, ऐसे ऑर्थो पे भी ऐड हो जाता है, पैरा पे भी ऐड हो सकता है, या फिर सारी ऑर्थो और पैरा सारी पोजीशन भी ब्लॉक्ड हो सकती है। ये अपने पास फॉर्मेल्डिहाइड ऐड होगा तो अपने पास CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसी ऐसी अपने पास काफ़ी N यूनिट्स अगर हम लोग ऐड कर दें और OH माइनस के साथ में, तो ये जो मेरे पास स्टार्टिंग में बना था ना ऑर्थो पे जो CH2OH लगा था, इसकी अगर मैं N यूनिट ऐड कर दूं OH माइनस में, यहाँ पे OH माइनस करके होना चाहिए, तो होगा क्या मेरे पास ऐसी जो यहाँ पे CH2OH वाला पार्ट है, यहाँ से ये पॉलीमराइज करना शुरू कर देगा ना, यहाँ से पॉलीमराइज करना शुरू कर देगा अपने पास, ठीक है, यहाँ से पॉलीमराइज करना शुरू कर देगा। तो CH2 इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता जाएगा, ये पॉलीमराइज करना शुरू कर देगा। इसका नाम है मेरे पास नोवेलेक। क्या है मेरे पास, ये नोवेलेक। अगर आप देखेंगे इस तरीके से अपने पास बना है, इनिशियल प्रोडक्ट कुड बी लीनियर प्रोडक्ट नोवेलेक। तो पहला प्रोडक्ट मेरे पास क्या बनता है, नोवेलेक, यूज्ड इन पेंट्स। नोवेलेक का भाई साहब यूज ध्यान रखना, पेंट में यूज करते हैं इसको ना, पेंट करने के लिए अपन यूज करते हैं। आपने पेंट के बहुत सारे अलग अलग नाम सुने होंगे, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, स्टॉक मार्केट में चलते हैं आजकल ना, बर्जर पेंट, एशियन पेंट, अभी तो डाउन में ही चल रहे हैं सारे। तो ये अपने पास फर्दर रिएक्ट विद फिनोल, ये अपने पास इस तरीके से रिएक्शन हो सकती है। नोवेलेक ऑन हीटिंग विद फॉर्मेल्डिहाइड, अगर नोवेलेक को हम लोग हीटिंग करें फॉर्मेल्डिहाइड के साथ फर्दर, अंडरगो क्रॉस लिंकेज, अगर हम लोग हीटिंग करेंगे नोवेलेक का, देखिएगा यहाँ से आगे इंपॉर्टेंट बातें लिखी है, नोवेलेक ऑन हीटिंग विद फॉर्मेल्डिहाइड अंडरगो क्रॉस लिंकिंग टू फॉर्म ए इनफ्यूजिबल सॉलिड मास कॉल्ड बेकेलाइट। ये बेकेलाइट बनता है यहाँ से। इट इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर, भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बेकेलाइट अपने पास एक टाइप है थर्मोसेटिंग पॉलीमर का, विच कैन नॉट बी रीयूज्ड, उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, और रीमोल्डेड, दोबारा यूज नहीं कर सकते, रीमोल्डेड भी नहीं कर सकते ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी अपने पास, जब हम लोग नोवेलेक को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ फर्दर ट्रीट कराएंगे तो बेकेलाइट बनता है, और बेकेलाइट को रीयूज या रीमोल्डेड नहीं किया जा सकता, थर्मोसेटिंग जो पॉलीमर बनता है। Thus, बेकेलाइट इज फाउंड बाय क्रॉस लिंकेज। बेकेलाइट कैसे बनता है, क्रॉस लिंकेज से बनता है। तो बेकेलाइट एक क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ऑफ लीनियर चेन का, ऑफ द पॉलीमर नोवेलेक। नोवेलेक पॉलीमर का पॉलीमर है ये, नोवेलेक बेकेलाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फॉर्म्स, कंघे वगैरह के लिए, फोनग्राफ, रिकॉर्ड, इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड हैंडल ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, जो बहुत सारे बर्तन या हैंडल्स और वेरियस यूटेंसिल्स के लिए अपन इसको यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेज में भी यूज करते हैं। तो ये अपने पास इसके यूजेस लिखेंगे। अब आपको क्रॉस लिंकेज होती किस तरीके से है, तो क्रॉस लिंकेज आप देखेंगे जो नीचे अपने पास नीचे वाला कार्बन है वहां से फॉर्मेल्डिहाइड पैरा पे ऐड हो जाता है, और पैरा वाला जो CH2OH अपन बनेगा यहाँ पे, वो CH2OH इस तरीके से यहाँ पे लिंकिंग में जाता है। ये क्रॉस लिंकेज है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये वाली क्रॉस लिंकेज अपने पास यहाँ पे दिख रही होगी आपको ना, एक क्रॉस लिंकेज यहाँ से पैरा पोजीशन से आपको दिख रही होगी, एक क्रॉस लिंकेज आपको पैरा पोजीशन से दिख रही होगी, ये है अपने पास, ये क्रॉस लिंकेज है, ये मेरे पास क्रॉस लिंकेज है। इस तरीके से क्रॉस लिंकेज होती है अपने पास, क्रॉस लिंकेज। ठीक है भाई साहब, मान गए इतनी बात तो आपकी, क्रॉस लिंकेज हो रही है बेकेलाइट के अंदर, बिल्कुल क्रॉस लिंकेज हो रही है। अब अगला एग्जांपल है मेरे पास मेलेमाइन। तो मेलेमाइन में क्या देखिएगा, फॉर्मेल्डिहाइड का ये पॉलीमर है, formaldehyde polymer, melamine formaldehyde polymer is formed by the condensation polymerization of melamine and formaldehyde साथ में ऐड कराते हैं। अब भाई साहब ये मेलेमाइन क्या है, तो मेलेमाइन अपने पास एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, मोनो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। देखिएगा एरोमेटिक नेचर का होता है मेलेमाइन। किस तरीके से, अगर आप बनाना चाहेंगे तो 6 मेंबर्ड रिंग बना दें सबसे पहले, तो है ना, सबसे पहले तो क्या कर दें आप, एक 6 मेंबर्ड रिंग बना देंगे। ये मेरे पास एक इस तरीके से 6 मेंबर्ड रिंग है, और इसमें अपने पास 3 जगह नाइट्रोजन एटम है ना, 3 जगह मेरे पास क्या है, नाइट्रोजन एटम। ये 6 मेंबर्ड रिंग है, और यहाँ पे मेरे पास ये इस तरीके से यहाँ पे नाइट्रोजन एटम अगर हम लोग ऐड करना चाहें तो करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे भी नाइट्रोजन एटम है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन एटम है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन एटम, और इसमें मेरे पास बाकी क्या चीज़ें, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी अपन देखें तो डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। तो एरोमेटिक तो आपको दिख रहा होगा,
एक ये भी अपने आप में क्वेश्चन बनता है कि अपने पास जो मेलेमाइन है वो एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। तो पक्का ये आपको एरोमेटिक दिख रहा होगा। ये मेलेमाइन कैसा है मेरे पास, एरोमेटिक कंपाउंड है, राइट। फिर आप देखेंगे तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं, ये आगे से आगे शिफ्ट हो सकते हैं, और अपने पास ये और आगे शिफ्ट हो सकते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं ये वाले, ये लोकलाइज्ड होंगे, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एक चीज ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, these lone pair are localized बोले तो do not participate in रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करें। ये भी मैंने थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी है, ठीक है। जब मेलेमाइन को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ट्रीट कराया जाएगा तो होता क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन जो अपने पास है, ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं ये फॉर्मेल्डिहाइड यूनिट पे जाके अटैक करते हैं एक तरीके से। यहाँ पे इस तरीके से इस पे अटैक करते हैं अपने पास। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, ये लोन पेयर अपने पास इस इधर दिखा देता हूँ, यहाँ पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस फॉर्मेल्डिहाइड पे अटैक करते हैं और यहाँ पे CH2OH आगे ऐड हो सकता है, CH2OH ऐड हो जाए। ये रेजिन इंटरमीडिएट बना है मेरे पास, यहाँ ऑर्थो पे इस तरीके से ऐड हो गया, NH2 के साथ में ऐड हो गया, ये रेजिन इंटरमीडिएट बना है। अब ये रेजिन इंटरमीडिएट का ऐसे आगे पॉलीमराइजेशन होता जाएगा भाई, इधर से ये नाइट्रोजन यूनिट आगे पॉलीमराइजेशन करेगी, इधर से ये OH वाला पार्ट पॉलीमराइजेशन करेगा। तो OH जब पॉलीमराइजेशन करेगा NH2 के साथ में, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल तो बाहर निकलना तय है और इधर से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, तो अपने पास N यूनिट इसकी जुड़ जाएंगी। ये मेलेमाइन का पॉलीमर बन गया है, ठीक है, मेलेमाइन पॉलीमर बन चुका है अपने पास। तो मेलेमाइन पॉलीमर जब बना है, इसका यूज क्या है, इसका यूज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अनब्रेकेबल क्रोकरी, अनब्रेकेबल क्रोकरी के लिए इसका यूज होता है, राइट। तो मैंने मेलेमाइन का आप यूज भी ध्यान रखेंगे, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है अपने पास, ठीक है। चलिए, आई थिंक क्रोकरी आप जानते होंगे, लाइक जो किचन का सामान होता है ना, उसको बोलते हैं अपने पास। आप देखते होंगे बहुत सारी प्लेटें हैं या चाय के जो अपने पास है कप्स है, उनको अपन बोलते हैं। तो वो जनरली टूटते नहीं है, अगर नहीं टूटे अनब्रेकेबल, तो उनमें अपन क्या यूज करते हैं, मेलेमाइन यूज करते हैं। कभी कभी दिखाते हैं ना ऐसे, मतलब फेंक के कि हमारा ये आइटम अच्छा है, टूट नहीं रहा है ना, तो वहां पे अपन मेलेमाइन यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो जो स्टोनवेयर पत्थर के जैसे अपने पास होते हैं नहीं टूटते। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी अपने पास। और इनके मोनोमरिक यूनिट वगैरह बतानी है, टेफ्लॉन वेफ्लॉन, ये बेकेलाइट, ये सब हमने डिस्कस करे हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगला है मेरे पास कोपोलीमराइजेशन। अब कोपोलीमराइजेशन क्या होता है, देखो हमने एक होमोपोलीमर पढ़ा था, एक कोपोलीमर पढ़ा था। होमोपोलीमर में अपने पास क्या था, एक ही टाइप की यूनिट एक साथ कंबाइन कर दी थी बहुत सारी। कोपोलीमर में 2 अलग अलग टाइप के अपने पास थे। तो सबसे पहला उसका एग्जाम्पल भी हमने नाइलॉन 6 करके देखा था। अब कोपोलीमराइजेशन है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा रीड आउट करते हैं, क्या कहते हैं देखिएगा। कोपोलीमराइजेशन इज ए पोलीमराइजेशन रिएक्शन, ये अपने पास एक पोलीमराइजेशन रिएक्शन है इन विच ए मिक्सचर ऑफ मोर देन वन मोनोमरिक स्पीसीज, ठीक है, इन विच मिक्सचर ऑफ मोर देन वन मोनोमरिक स्पीसीज इज अलाउड टू पोलीमराइज। एक से ज्यादा मोनोमरिक यूनिट जो है वो अपने पास पोलीमराइज करने के लिए अलाउड होती है एंड फॉर्म में कोपोलीमर, एक कोपोलीमर बनाती है, ठीक है। द कोपोलीमर कैन बी मेड नॉट ओनली बाई चेन ग्रोथ, ना सिर्फ चेन ग्रोथ से बनाया जा सकता है इनको पॉलीमराइजेशन, बट बाई स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन ऑल्सो। 2 टाइप के हमने पढ़े थे, चेन ग्रोथ और स्टेप ग्रोथ। इट कंटेन्स मल्टीपल यूनिट ऑफ ईच मोनोमर, ना हर एक मोनोमर की मल्टीपल यूनिट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी इन सेम पॉलीमरिक चेन, एक ही पॉलीमरिक चेन में। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ से ज्यादा समझ आएगा आपको। ए मिक्सचर ऑफ ब्यूटा 1,3 डाइईन एंड स्टाइरीन, अगर हम लोग ब्यूटा 1,3 डाइईन और स्टाइरीन जो हमने पहले देखा था, है ना, अगर आपको याद है तो स्टार्टिंग में ही हमने ब्यूटा 1,3 डाइईन और स्टाइरीन का जो कॉम्बिनेशन है साथ में करके देखा था। उसको अपन ने कुछ नाम भी दिया था, अगर आपको याद है तो ब्यूना एस जो बनाया था अपन, है ना, ब्यूना एस। अब इसी का कोपोलीमराइजेशन का टाइप जो अपने पास था ब्यूना एस, इसी को आगे रीड आउट कर रहे हैं ब्यूना एस को।
ये अपने पास ब्यूटाडाइन स्टाइरिन कोपोलीमर, जिसको अपन ब्यूना एस भी बोलते हैं, तो कोपोलीमराइजेशन हो गया, ये थोड़ा सा उसका एग्जांपल होगा। कोपोलीमर हैव प्रॉपर्टी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम होमोपोलीमर। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि इन हाउ मैनर, किस मैनर में अपने पास कोपोलीमर हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी देन होमोपोलीमर, तो आप क्या लिखेंगे? फॉर एग्जांपल ब्यूटाडाइन स्टाइरिन, जिसको ब्यूना एस बोलते हैं अपन, ब्यूटाडाइन स्टाइरिन ब्यूना एस बोला जाता है जिसको, कोपोलीमर इज क्वाइट टफ अपने पास एंड इज गुड सब्सटीट्यूट फॉर नेचुरल रबड़। ये नेचुरल रबड़ के लिए एक अच्छा सब्सटीट्यूट है, नेचुरल रबड़ की जगह आप इसको यूज कर सकते हैं। इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑटो टायर्स, ऑटो टायर्स के मैन्युफैक्चर के लिए, फ्लोर टाइल्स, फुटवियर, कंपोनेंट्स, केबल, इंसुलेशन, इन सब के लिए इनको यूज किया जा सकता है ना। ये यूजेस थोड़े से मैं आपको अलग से टेबल बना के भी समझाऊंगा, याद करवाऊंगा, ऑल्दो थोड़ा सा मुझे पता है डिफिकल्ट हो रहा है चीजें याद करना। फिर अगली कैटेगरी है अपने पास नेचुरल रबर की, राइट। अगली कैटेगरी है मेरे पास नेचुरल रबर की। तो नेचुरल रबर देखिएगा क्या है अपने पास, रबर इज ए नेचुरल पॉलीमर एंड possesses इलास्टिक प्रॉपर्टीज। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज इलास्टोमरिक पॉलीमर। नेचुरल रबर क्या होता है? इलास्टोमरिक, इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है। आप देखते हैं रबर इस तरीके से मतलब बड़ा हो जाता है अगर आप खींचेंगे तो इलास्टोमरिक होती है, इलास्टिसिटी होती है इसके अंदर। इन इलास्टोमरिक पॉलीमर द पॉलीमर चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय द वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इलास्टोमरिक पॉलीमर, इनमें अपने पास वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है। इंटरमोलिकुलर मतलब दो अलग अलग मोलिक्यूल्स के बीच में। These weak binding forces permit the polymer to be stretched। इसीलिए ये वीक इंटरेक्शन होते हैं, इसी वजह से वो अपने पास स्ट्रेच हो जाता है आराम से। तो स्ट्रेच होने के लिए उसको अलाउड करते हैं। तो these weak binding forces permit the polymer to be stretched। ठीक बात है। A few cross linked मतलब बहुत कम ही अपने पास है cross linked are introduced in between the chain which helps the polymer to retract to its original position after the force is released। ये क्या कहता है, ये चीजें समझाता हूँ आपको। बहुत ही कम अपने पास ऐसे क्रॉस लिंक्ड जो पॉलीमर जो नेचुरल रबर टाइप के इंट्रोड्यूस करे गए, जिनको अपन वापस वो रिट्रेस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं जैसे ही इनके फोर्स, जैसे रबर को अपन खींचेंगे इस तरीके से, मान लो यहाँ पे रबर है इस तरह बांधा गया है, तो अपन यहाँ से अगर खींचेंगे इसको तो ये थोड़ा सा अपनी लेंथ बढ़ा लेगा, लेकिन वापस जैसे ही छोड़ेंगे वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जा सकता है। इसको इलास्टिसिटी बोलते हैं अपन, स्प्रिंग कांस्टेंट वगैरह चीजें आपने फिजिक्स में पढ़ी होंगी, तो वैसे ही कुछ चीजें यहाँ पे है। तो ऐसे बहुत कम होते हैं। रबर हैज ए वेराइटी ऑफ यूजेस, रबर के बहुत वेराइटी है यूजेस के। इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द रबर लेटेक्स, है ना। रबर कहाँ से मैन्युफैक्चर्ड होता है? रबर लेटेक्स से। विच इज कोलोइडल डिस्पर्सन ऑफ रबर इन वाटर। भाई साहब, रबर लेटेक्स के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, रबर लेटेक्स मेरे पास क्या है, तो आपसे पूछा जा सकता है विच इज कोलोइडल डिस्पर्शन ऑफ रबर इन वाटर। वाटर के अंदर कोलोइडल डिस्पर्शन ये अपने पास है। दिस लेटेक्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रबर ट्री। इस लेटेक्स को कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? रबर ट्री से। विच इज फाउंड इन इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड साउथ अमेरिका। यहाँ पे मिलता है। ये तो जनरल नॉलेज टाइप का क्वेश्चन हो गया, इसके चांसेस तो उतने अच्छे नहीं है पूछने के, फिर भी हमें पता होना चाहिए कहाँ कहाँ मिल सकता है। नेचुरल रबर में भी कंसिडर एज लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। आइसोप्रीन क्या होता है ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये अपने पास 2-methyl-1,3-butadiene and is also called as cis 1,4 polyisoprene। मतलब अपने पास नेचुरल रबर की आपसे अगर पूछा है व्हाट इज द मोनोमरिक यूनिट ऑफ नेचुरल रबर, तो आप क्या बताएंगे? अपने पास होती है आइसोप्रीन यूनिट। आइसोप्रीन यूनिट मेरे पास नेचुरल रबर की मोनोमरिक यूनिट होती है। आइसोप्रीन होता क्या अगर आपसे पूछेंगे आइसोप्रीन कैसे बनता है, तो ये मेरे पास है ब्यूटा 1,3-डाइईन, ये मेरे पास है ब्यूटा 1,3-डाइईन। और इसी में आप क्या करेंगे, इसी में अपने पास ये ब्यूटा 1,3-डाइईन है मेरे पास, राइट। और इसी के अंदर यहाँ पे जो मेरे पास है 2 नंबर पोजीशन है, यहाँ पे मिथाइल जुड़ा होगा, राइट। यहाँ पे मिथाइल कनेक्टेड होगा। इसका क्या नाम है मेरे पास? इसका नाम है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन बोला जाता है इसको, आइसोप्रीन।
ये है अपने पास आइसोप्रीन। ठीक है, आइसोप्रीन का आयुर्वेदिक नेम भी आपसे में भी कभी पूछा जा सकता है। ठीक है, आइसोप्रीन, ये अपने पास आइसोप्रीन है। ठीक है, आइसोप्रीन। और ये जब पॉलीमराइज करेगी तो पॉलीमराइज तो देखो आपको पता है कैसे करेगी, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे, आगे दूसरी एल्कीन होगी उसके साथ जुड़ जाएंगे, तो यही अपने पास यूनिट बार बार चलती जाएगी, है ना, ऐसी यूनिट बार बार चलती जाएगी अपने पास। तो अगर आप देखेंगे रिपीटिंग यूनिट ये इस तरीके से, ये इतनी यूनिट अपने पास n टाइम्स इस तरीके से चलती रहेगी, आगे से आगे ये कनेक्ट होती रहेगी। तो ये अपने पास इसकी मोनोमरिक यूनिट है और ये नेचुरल रबर अपने पास है। आइसोप्रीन इधर भी बना के दिखाया हुआ आपके सामने, तो ये आइसोप्रीन है, मैंने आपको इसकी बॉन्ड लाइन डायग्राम दिखा दिया है। तो नेचुरल रबर की मोनोमरिक यूनिट आपसे पूछी जा सकती है। द सिस पॉली आइसोप्रीन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ वेरियस चेन हेल्ड टुगेदर। सिस और ट्रांस दो टाइप से यहाँ पे हो सकती है, ट्रांस या सिस। यहाँ पे ऊपर आपके पास सिस वाली बनाई हुई है, तो नेचुरल रबर अपने पास जनरली सिस वाली है। नेचुरल रबर क्या होती है, सिस। आपको पता है सिस ट्रांस, ये जो यूनिट है अपने पास, ये हाई प्रायोरिटी जो ग्रुप, सिस नहीं एक्चुअल में इसको जेड बोलना चाहिए, बट ठीक है सिस बोल रहे हैं तो इट्स ओके। ऊपर वाला पार्ट अपने पास ये और ये पार्ट सेम है, तो अगर इसको सिस बोल सकते हैं अपन, सिस बोल सकते हैं, या फिर अपने पास जो जेड है सिस भी बोल सकते हैं इसको, या जेड टाइप की है अपने पास, तो इसको मैं कहूँ सिस। और अपने पास जेड जो नेचुरल रबड़ है, जेड टाइप की जो अपने पास है, जेड टाइप की है। ठीक है, ठीक बात है। आगे अगर हम लोग देखें तो हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडरवॉल फोर्सेस, आपस में किस तरीके से जुड़ी होती है एक दूसरे के साथ में, ऐसे एक नेचुरल रबर की जो यूनिट होगी वो एक वंडरवॉल फोर्सेस से जुड़ी होंगी। कॉइल्ड स्ट्रक्चर, इसकी कॉइल्ड स्ट्रक्चर अपने पास रहती है ना, कॉइल्ड स्ट्रक्चर रहती है। दस इट कैन बी स्ट्रेच्ड, इसको स्ट्रेच किया जा सकता है, इट कैन बी स्ट्रेच्ड लाइक ए स्प्रिंग एंड एग्जिबिट इलास्टिक प्रॉपर्टी, इसको स्प्रिंग की तरह स्ट्रेच किया जा सकता है, उसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी अपने पास रहती है। फिर अगली चीज आपके पास वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। वल्केनाइजेशन हम लोग रबर का कैसे करेंगे देखिएगा, वो अपने पास इंपॉर्टेंट चीज है, रीड आउट करते हैं इसको। तो नेचुरल रबर बिकम सॉफ्ट एट हाई टेम्परेचर, नेचुरल रबर अपने पास हाई टेम्परेचर पे सॉफ्ट हो जाते हैं, ग्रेटर देन 335 केल्विन, एंड ब्रिटल अपने पास रहते हैं एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे ब्रिटल रहते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे। आप देखो ना रबर को आप हीट करो तो वो थोड़ा सा ब्रिटल सॉफ्ट हो जाएगा हाई टेम्परेचर पे, और लो टेम्परेचर पे अपने पास थोड़ा सा ब्रिटल रहता है। ठीक है, 283 केल्विन के नीचे अपने पास। एंड शोज हाई वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी दिखाता है ये नेचुरल रबर जो अपने पास है वो। इट इज सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, जो नेचुरल रबर है, यहाँ पे देखो आप कोई भी अल्कोहल टाइप का, ये तो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है ना, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ये अपने पास सोल्यूबल होगा, एंड नॉन रेजिस्टेंस टू अटैक बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अटैक करने से ये नॉन रेजिस्टेंस टाइप का रहता है। टू इम्प्रूव अपॉन दीज फिजिकल प्रॉपर्टीज ए प्रोसेस ऑफ वल्केनाइजेशन इज कैरिड आउट। दिस प्रोसेस कंसिस्ट, व्हाट इज वल्केनाइजेशन, ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल। दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ रो रबर, इस प्रोसेस में क्या होता है, हीटिंग ऑफ रो रबर, जो रो मटेरियल होता है, रो रबर होता है, उसको अपन हीट करते हैं विद सल्फर एंड एन अप्रोप्रिएट एडिटिव एट ए टेम्परेचर, एक टेम्परेचर पे अपन हीट करते हैं एडिटिव के साथ, रेंज बिटवीन 373 केल्विन टू 1415 केल्विन। ऑन वल्केनाइजेशन द सल्फर फॉर्म्स क्रॉस लिंकेज, सल्फर यहाँ पे क्रॉस लिंकेज फॉर्म कर लेता है एट द रिएक्टिव साइट ऑफ डबल बॉन्ड्स, एंड दस द रबर गेट्स स्टिफन्ड, रबर अपने पास गेट्स स्टिफन्ड, ये जो अपने पास प्रोसेस होता है इसके अंदर, राइट। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, रबर अपने पास थोड़ा कड़क हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर रबर 5% ऑफ सल्फर इज यूज, टायर रबर बनाने के लिए 5% सल्फर को अपन यूज करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। एज ए क्रॉस लिंकेज एजेंट, तो यहाँ पे क्रॉस लिंकेज एजेंट क्या है, सल्फर है ना, जो अपने पास पॉली एक्राइलोनाइट्राइल जो अपने पास अभी था, आइसोप्रीन यूनिट जो था उससे अपने पास
क्रॉस लिंकिंग एजेंट के लिए अपन यूज करते हैं यहाँ पे क्या 5% ऑफ सल्फर। द प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ वल्केनाइज्ड रबर मॉलिक्यूल आर डिपिक्टेड बिलो। प्रोबेबल स्ट्रक्चर अपने पास किस तरीके से हो सकती है, तो बीच में सल्फर यूनिट होगा, ऊपर अपने पास एक तरीके से 4 कार्बन जो है वो इस तरीके से रहेंगे और एक आइसोप्रीन टाइप अपने पास यूनिट बन जाएंगे, बस डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे यहाँ पे ना, तो डबल बॉन्ड है उनके साथ सल्फर ऐड हो जाएगा, इस तरीके से 4 कार्बन इस तरीके से अपने पास रहेंगे, ये चीज अपने पास बन के आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे डबल बॉन्ड हो भी सकते हैं, एक डबल बॉन्ड रह भी सकता है, अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो अपने पास एक एक सल्फर ही ऐड होगा बीच में। ये पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकती है मेरे पास किसकी, वल्केनाइज्ड रबर की, इसके बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर अगली कैटेगरी है मेरे पास सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर क्या होता है, सिंथेटिक रबर इज एनी वल्केनाइजेबल रबर लाइक पॉलीमर विच इज केपेबल ऑफ गेटिंग स्ट्रेच्ड, इसको स्ट्रेच किया जा सकता है टू ट्वाइस इट्स लेंथ, इसकी लेंथ से 2 गुना स्ट्रेच किया जा सकता है। हाउएवर it returns to its original position, original shape and size as soon as the external stretching force is released, वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आ सकता है। Thus synthetic rubbers are either homopolymer of 1,3-butadiene derivative और copolymer of 1,3-butadiene। अपने पास सिंथेटिक जो है वो 1,3-ब्यूटाडाइन की या तो होमोपोलीमर हो सकते हैं और कोपोलीमर भी हो सकते हैं विद अनदर अनसैचुरेटेड मोनोमर, अनदर अनसैचुरेटेड मोनोमर यूनिट के साथ में। अब सिंथेटिक की अपने पास जो प्रोसेस है, किस तरीके से इसको बनाते हैं वो एक बार पढ़ लेते हैं अपन। तो दिया हुआ अपने पास नियोप्रीन, तो नियोप्रीन और पॉलीक्लोरोप्रीन, नियोप्रीन या फिर पॉलीक्लोरोप्रीन अपने पास है, वो फॉर्म्ड बाय द फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन का अगर फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन करें वहां से ये बन के दिखता है अपने को, ठीक बात है। अब क्लोरोप्रीन क्या होता है, जो आइसोप्रीन है वहीं पे आइसोप्रीन में जो CH3 ग्रुप था उसकी जगह अगर मैं क्लोरीन एटम लगा दूं तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रीन हो जाएगा। देखिएगा एक बार समझते हैं इसको थोड़ा सा। ये मेरे पास यहाँ पे अगर मैं क्लोरीन ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे क्लोरीन अगर ऐड कर देता हूँ, ये मेरे पास है क्लोरोप्रीन, ठीक बात है। अब क्लोरोप्रीन का पॉलीमराइजेशन करेंगे तो कुछ नहीं, यहाँ पे ये अपने पास जो यूनिट बनेगी इसको और पूरी को बोलेंगे क्या अपन, नियोप्रीन नाम बोला जाता है, इसका नाम क्या है, नियोप्रीन। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन रहता है, नियोप्रीन के अंदर एक क्लोरीन जरूर रहता है, हेलोजन एटम रहता है और एल्कीन टाइप की यहाँ पे फंक्शन ग्रुप है अपने पास। ये एल्कीन फंक्शन ग्रुप आपको यहाँ पे देखने को बिल्कुल मिलेगा, एल्कीन है मेरे पास, ठीक है, एल्कीन है, ठीक बात है। इट इज सुपीरियर रेजिस्टेंस टू वेजिटेबल, सुपीरियर रेजिस्टेंस टू वेजिटेबल, ये इंपॉर्टेंट बात है अपने पास, एंड द मिनरल ऑयल्स। इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग कन्वेयर बेल्ट्स, गैस्केट्स एंड हॉसेस, इन सब के लिए इसको यूज किया जा सकता है। फिर ब्यूना एस हमने पढ़ा था, ब्यूना एस के बाद में मेरे पास है ब्यूना एन। तो ब्यूना एन क्या है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट ब्यूना एस इन सेक्शन दिस इज दिस। ब्यूना एन इज ऑब्टेन्ड बाय द कोपोलीमराइजेशन, ब्यूना एन के एस भी अपने पास कोपोलीमराइजेशन था, ये भी कोपोलीमराइजेशन है ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन एंड एक्राइलोनाइट्राइल। यहाँ पे एक्राइलोनाइट्राइल लेते हैं, तो एक यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाट इज एक्राइलोनाइट्राइल। तो एक्राइलोनाइट्राइल कुछ नहीं, अपने पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 में एक CN साइनाइड यूनिट अपने पास जुड़ी हुई होती है, इसको एक्राइलोनाइट्राइल अपन बोलते हैं। और ये ब्यूना 1,3-ब्यूटाडाइन के साथ अगर जुड़ेगा तो यहाँ पे CN साइनाइड ग्रुप रहेगा एक तो मेरे पास, और दूसरा अगर मैं बोलूँ यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ये ब्यूना N बन चुका है मेरे पास। इट इज रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल के एक्शन के साथ में रेजिस्टेंस रहता है, पेट्रोल लुब्रिकेंट ऑयल एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है, रेजिस्टेंस दिखाता है इनके साथ में। इट इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ ऑयल सील, टैंक लिंकिंग, टैंक क्लीनिंग, ऑयल सील और टैंक क्लीनिंग के लिए इसको यूज किया जा सकता है। ये अपने पास है ब्यूना एन, ये भी इसके यूजेस भी ध्यान रखेंगे। फिर अपने पास अगला जो है वो है मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर का मोलिकुलर मास। और फिर अपने पास चीज़ें थोड़ी सी खत्म हो जाती है, तो एक काम करते हैं, कितने टाइम का हो चुका है लेक्चर एक बार देख लेते हैं टाइमिंग, उसके अकॉर्डिंग या तो फिनिश कर देते हैं इसी लेक्चर में, नहीं तो एक क्लास अपन और भी कर सकते हैं। चलो 59 मिनट्स का हुआ है, तो एक बार थोड़ा सा इसको ओवर कर देते हैं, फिर जेई एडवांस के, जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पुराने सालों के आपको दिखाऊंगा। तो मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर अपने पास है अगला पॉइंट।
पॉलीमर प्रॉपर्टीज आर क्लोजली रिलेटेड टू देयर मोलिकुलर मासेस, मोलिकुलर मासेस से होते हैं, हाई मोलिकुलर मास होते हैं, साइज बिल्कुल ठीक बात है, एंड स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक बात है। द ग्रोथ ऑफ द पॉलीमर चेन ड्यूरिंग देयर सिंथेसिस इज डिपेंडेंट अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ मोनोमर यूनिट। अगर अपने पास ग्रोथ किस तरीके से होगी वो डिपेंड करेगा मोनोमर यूनिट कितनी अवेलेबल है आपके पास इन द रिएक्शन मिक्सचर के अंदर। बिल्कुल, द पॉलीमर सैंपल कंटेन्स chain of varying length and hence its molecular mass is always expressed as an average। यहाँ पे एवरेज मोलिकुलर मास यहाँ पे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं ना, एवरेज मोलिकुलर मास भी हम लोग पढ़ेंगे कितने टाइप के आते हैं यहाँ पे। द मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर कैन बी डिटरमाइंड बाय केमिकल एंड फिजिकल मेथड। अपने पास मोलिकुलर मास डिटरमाइन करने के लिए केमिकल और फिजिकल मेथड है, वो मैं आपको समझाऊंगा क्या क्या है ना, इस पे अलग से अपन देखेंगे लेक्चर, एनसीईआरटी में नहीं दिया डिटेल में। फिर अपने पास अगला है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। अब बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या, देखिएगा एक बारी। A large number of polymer are quite resistant to the environmental degradation processes and are thus responsible for the accumulation of polymeric solid waste material। मतलब बहुत से अपने पास ऐसे पॉलीमर हैं जो क्वाइट रेजिस्टेंस टू द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए अपने पास है प्रोसेस एंड आर दस रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्यूमुलेशन के लिए ऑफ पॉलीमरिक सॉलिड वेस्ट मटेरियल के लिए ये अपने पास रेस्पॉन्सिबल होते हैं। दीज सॉलिड वेस्ट कॉज एक्यूट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ये क्रिएट करते हैं एंड रिमेन अनडिग्रेडेड, ये मतलब अपघटित नहीं होते, ब्रेक नहीं होते हैं ना। पॉलीमर कुछ ऐसे होते हैं अपने पास, जैसे पॉलीथीन है अपने पास, याद करो सालों साल मिट्टी में पड़ी रहती है, गायें खाती हैं तो बीमार हो जाती है, बहुत सारी चीजें हैं इसके पीछे। फॉर क्वाइट ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक ऐसा चलता है। इन व्यू of the general awareness and concern for the problem created by the polymeric solid wastage जो अपने पास है, certain new biodegradable synthetic है ना, ऐसे जो डिग्रेड हो जाते हैं synthetic polymer have been designed and developed। These polymer contains functional group similar to the functional group of present in biopolymer। बायोपॉलीमर में जो अपने पास रहते हैं उनके जैसे फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अपन यूज करते हैं। जैसे एलिफेटिक पॉलीमर आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंस, एलिफेटिक पॉलीमर यहाँ पे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्लासेस ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। सम इम्पोर्टेंट एग्जांपल आर गिवन बिलो, कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल भी है अपने पास। पहला इम्पोर्टेंट एग्जांपल मेरे पास है पीएचबीवी। पीएचबीवी एक टाइप है मेरे पास बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का, मतलब जो डिग्रेड हो जाते हैं टाइम के साथ। तो पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, क्या नाम है पूरा, पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, या फिर इसको को ब्यूटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट भी है अपने पास, और पीएचबीवी करके इसको बोला जाता है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय द कोपोलीमराइजेशन, ये भी अपने पास एक कोपोलीमराइजेशन का प्रोसेस है, होमोपोलीमराइजेशन नहीं है। ऑफ 3 हाइड्रोक्सी, किसका है देखिएगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। एक अपन 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड ले लें, दूसरा 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड ले लें, उसका अपने पास कोपोलीमराइजेशन है पीएचबीवी। पीएचबीवी इज यूज्ड इन द स्पेशली पैकिंग में यूज करते हैं इसको, ठीक है, बाद में डिग्रेड हो जाता है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है ये। ऑर्थोपेडिक पैकिंग में, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस में, एंड इन कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ ड्रग्स, ड्रग के रिलीज के लिए अपन यूज करते हैं। पीएचबीवी अंडरगोज बैक्टीरियल डिग्रेडेशन, बैक्टीरिया जो इसको खा के खत्म कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं इन द एनवायरमेंट के अंदर, बिल्कुल ठीक बात है। तो पीएचबीवी की स्ट्रक्चर की बात करें और कैसे बनता है अपने पास, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, उसके साथ में अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो 3 पे अपने पास OH ग्रुप जुड़ा है, तो 3 हाइड्रोक्सी और ब्यूटेनोइक एसिड है। इसकी रिएक्शन अपन ने कराई है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड के साथ में, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। यहाँ पे 3 पे मेरे पास हाइड्रोक्सी, ये पेंटेनोइक एसिड बन चुका है। अगर इनके साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो होगा क्या, मेरे पास ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड की यूनिट है एक दूसरे के साथ में ये पॉलीमराइज होंगी है ना, और ये जो अपने पास है
OH जो फंक्शनल ग्रुप है वो अपने पास वो भी हट जाता है जनरली। OH वाला जो आप ऐसे समझो कि ये जो OH है एक तरीके से ये एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं, है ना। जो कंडेंसेशन जो अपने पास H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलता है वो एक्चुअल में यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन, ये दोनों चीजें निकल के यहाँ से H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलता है मेरे पास। H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है अपने पास, ठीक है, माइनस H2O मॉलिक्यूल हो जाता है, ये अपने पास होता है। और बाकी ये देखेंगे एक CH3 यूनिट यहाँ पे रहेगी अपने पास ब्रांच की फॉर्म में एक तरीके से, और इधर से CH2 CH3 यूनिट इस तरीके से रहेगी। तो पॉली हाइड्रोक्सी और अपने पास पूरा नाम क्या है अपने पास, पॉली हाइड्रोक्सी, बीटा पे अपने पास हाइड्रोक्सी है ब्यूटाइरेट, और को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। वेलेरेट का मतलब होता है 5 कार्बन, ब्यूटाइर का मतलब होता है 4 कार्बन। तो एक में मेरे पास 4 कार्बन है, एक में 5 कार्बन है, एक में 3 नंबर पे OH है, दूसरे में भी 3 नंबर पे OH है। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड को जोड़ने पे दोनों को मिला के बनता है। ठीक बात है। अगली कैटेगरी मेरे पास है बायोडिग्रेडेबल में, एक तो PHBV हमने पढ़ लिया, दूसरी कैटेगरी है मेरे पास नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 हमने देखा था, नाइलॉन 6 हमने देखा था, अब नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 है मेरे पास, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 है। तो इट इज द अल्टरनेटिंग पॉलीअमाइड कोपोलीमर, अल्टरनेटिंग पॉलीअमाइड है, कोपोलीमर है अपने पास ऑफ ग्लाइसिन। ग्लाइसिन आपको पता होगा, ग्लाइसिन मेरे पास एक तरीके का, अगर आप मोनो पढ़े हो कभी, तो ग्लाइसिन मेरे पास एक तरीके का जो ऑप्टिकली इनएक्टिव नेचुरली, अगर ग्लाइसिन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँ, मेरे पास ग्लाइसिन जो है वो अपने पास होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, या फिर बोले तो अकाइरल, अकाइरल एमिनो एसिड, अकाइरल नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड है, नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड है मेरे पास, ठीक है, नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे आप, नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड है, ठीक है। फिर पॉलीमर ऑफ कमर्शियल इंपोर्टेंस दे रखा है, बिसाइड्स द पॉलीमर ऑलरेडी डिस्कस्ड सम अदर कमर्शियल इंपोर्टेंस, ये अपने पास दे रखे हैं। देखिएगा प्रीन पॉलीस्टाइरीन, जो हमने स्टाइरीन इसकी मोनोमरिक यूनिट देखी थी, तो ये टेबल आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं अपने पास। तो पॉलीप्रीन है जो अपने पास प्रोपीन उसकी मोनोमरिक यूनिट होती है पॉलीप्रीन की। पॉलीस्टाइरीन है अपने पास, इसकी मोनोमरिक यूनिट स्टाइरीन होती है मेरे पास। PVC है, पॉलीविनाइल क्लोराइड मेरे पास है, जिसकी मोनोमरिक यूनिट मेरे पास विनाइल क्लोराइड होती है। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है, इसकी मोनोमरिक यूनिट मेरे पास होती है यूरिया, उसके साथ में फॉर्मेल्डिहाइड। यूरिया का फॉर्मूला आपको याद होगा, NH2CO NH2 मेरे पास रहता है, ये यूरिया है मेरे पास। और फॉर्मेल्डिहाइड तो आप बचपन से जानते ही हैं। फिर मेरे पास एक और है ग्लिप्टल, ग्लिप्टल में मेरे पास क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। इथाइलिन ग्लाइकोल है अपने पास ग्लिप्टल में, एक तो इथाइलिन ग्लाइकोल और दूसरा हमारे पास है थैलिक एसिड। इथाइलिन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड के मिक्सचर से अपने पास जो बनता है वो है ग्लिप्टल। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसकी स्ट्रक्चर, तो थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो और डिटेल में बातें करूंगा इन पे। फिर बेकेलाइट अपने पहले ही पढ़ा था, बेकेलाइट अब हमने पहले ही पढ़ा था। फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड जो अपने पास है उससे बना था। तो अब इनके यूजेस भी अपने पास दे रखे हैं। बेकेलाइट का यूजेस इंपॉर्टेंट है फॉर मेकिंग कॉम्स, कंघे बनाने में, इलेक्ट्रिकल स्विचेज में, और हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल एंड कंप्यूटर में, ये अपने पास बेकेलाइट के कंप्यूटर डिस्क में भी यूज होता है। फिर ये टेबल आप याद कर लेंगे, यूजेस इंपॉर्टेंट है इसके अपने पास। फिर अपने पास है ग्लिप्टल का यूजेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स एंड लिक्कर। लिक्कर केस में आपको पता है यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी भी फंसे हुए थे, अभी उनको बेल हुई है, अरविंद केजरीवाल, है ना, लिक्कर केस आपने सुना होगा। तो अरविंद केजरीवाल जी, तो वो जो चीज है अपने पास ग्लिप्टल यूज होता है वहाँ पे लिक्कर में, ठीक है। एक तो ये है अपने पास लेकर्स, और दूसरा अपने पास दिया, सॉरी ये आई थिंक डिफरेंट लिक्कर है, लिक्कर नहीं है लेकर्स है, सॉरी आई टोल्ड। और पेंट में तो यूज होता है, तो लेकर्स पेंट। और फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल कप्स, अगर बिना टूटने वाले कप आपको बनाने हैं तो वहां पे आज यूज कर सकते हैं यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का। किसका यूज कर सकते हैं, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिना टूटने वाले कप अगर आपको बनाने हैं। एंड लेमिनेटेड सीट बनानी है तब भी आप यूज कर सकते हैं। फिर PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड में मैन्युफैक्चर ऑफ रेनकोट बनाने के लिए यूज करते हैं इसका, PVC का, पॉलीविनाइल क्लोराइड का।
और हैंडबैग्स बनाने में यूज करते हैं, विनाइल फ्लोरिंग वाटर पाइप्स में यूज करते हैं इसका ना, बहुत इंडस्ट्री पूरी की पूरी टिकी हुई है इन सब चीजों पे। फिर पॉलीस्टाइरीन मेरे पास है, एन इंसुलेटर रैपिंग मटेरियल मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज, है ना, रैपिंग मटेरियल के लिए यूज करते हैं पॉलीस्टाइरीन को, ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज के लिए, रेडियो टेलीविजन कैबिनेट्स में काफ़ी चीज़ों में यूज करते हैं। फिर पॉलीप्रीन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रोप्स टॉयज पाइप फाइबर्स, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है यार ना, इनमें कुछ एक्सप्लेनेशन का कुछ खास है नहीं, बस थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ें हैं। समरी क्या कहती है उसको भी एक बार रीड आउट कर ही लेते हैं लगे हाथों। समरी क्या कहती है अपने को, पॉलीमर्स आर डिफाइंड एज हाई मोलिकुलर मासेस, अपने पास मैक्रोमोलिक्यूलर चीजें होती है। पॉलीमर को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, तो पॉलीमर आर डिफाइंड एज हाई मोलिकुलर मासेस मैक्रोमोलिक्यूल which consist of repeating structural unit derived from the corresponding monomer। monomer unit के बेसिस पे भी अलग अलग टाइप में इसको डिफाइन किया जा सकता है। These polymer may be of natural or synthetic origin or as classified in number of ways। अलग अलग तरीके से इनको क्लासिफाइड किया जा सकता है, ये सब हमने पढ़ा। इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑर्गेनिक पेरोक्साइड इनिशिएटर, अगर अपने पास पेरोक्साइड इनिशिएटर है तो वहाँ पे एल्कीन एंड देयर डेरिवेटिव अंडरगो रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन थ्रू ए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। Polythene, Teflon, Orlon, etc. are formed by the addition polymerization of an appropriate alkene or its derivative। Condensation, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जो है अपने पास, वो रिएक्शन जो है आर सोन बाय द इंटरेक्शन ऑफ बाई ट्राई और अपने पास पोली फंक्शन जो मोनोमर कंटेनिंग यूनिट है NH2OH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। This type of polymerization proceed through the elimination of certain simple molecule like H2 का सबसे ज्यादा elimination अपने पास होता है ना, या फिर मेथेनॉल ETC हमने देखा, formaldehyde react with phenol and melamine to form corresponding condensation polymer product। The condensation polymerization progress through step by step and is also called as step growth polymerization। ये अपन सब्जेक्टिव में थोड़ा लिखना बताऊंगा आपको। Nylon, bakelite and Dacron are some of the important example of the condensation polymerization अपने पास है। However, a mixture of two unsaturated monomers exhibit copolymerization and forms a copolymer containing multiple unit of each monomer। Natural rubber is a cis-1,4 polyisoprene and can be made more tough। प्रोसेस ऑफ वल्केनाइजेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा अलग से मैं सब्जेक्टिव वे में आपको समझाऊंगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे। सल्फर सिंथेटिक रबर भी यार बनाते हैं यहाँ पे, यूजुअली ऑब्टेन्ड बाय द कोपॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन एंड 1,3-ब्यूटाडाइईन डेरिवेटिव। पीएचबीवी अपने पास जो हमारे पास है कि जो पॉलीमर है अपने पास बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, इसके लिए पीएचबीवी और नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 डेवलप किए गए हैं अल्टरनेटिव मेथड। एनसीईआरटी के क्वेश्चन और बाकी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए मिलते रहेंगे और अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए साथियों अलविदा लेते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।